हेलो स्टूडेंट, कक्षा 8वीं की पिछली क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, है ना। उसका अध्ययन किया था। हमने बताए थे पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में डिवाइड करके अपन समझ सकते हैं। पहला था भूपर्पटी, दूसरा प्रवार या मेंटल, तीसरा जो था नीफे या क्रो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सेल क्या है और सेल को कितने प्रकारों में डिवाइड किया गया है ना। सेल का मतलब क्या होता है? पत्थर या चट्टान ना, पत्थर या चट्टान। अब सेल क्या होते हैं और पत्थर क्या होते हैं? चट्टान ना। धरातल की या भूपृष्ठ की, मतलब जो अपनी भूमि है ना, भूमि की रचना करने वाले जो पदार्थ रहते हैं, जो सब पदार्थ रहते हैं वो कहलाते हैं सेल। तो भूपृष्ठ की रचना करने वाले सभी पदार्थ सेल या चट्टान कहलाते हैं, पत्थर कहलाते। बन जाएगा। सेल की परिभाषा क्या है? धरातल की या भूपृष्ठ की रचना करने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? सेल कहलाते हैं। बन जाएगी सेल की परिभाषा। ठीक है, सेल क्या है? भूपृष्ठ की रचना करने वाले सभी पदार्थ सेल कहलाते हैं। ठीक है, सेल 3 प्रकार की होती है: अग्नेय सेल, अपसादी सेल और कयांतरित सेल। क्वेश्चन आता है सेल क्या है? सेल के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो सेल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि सेल कितने प्रकार की होती है तो आप उनके नाम लिखिए। तो सेल 3 प्रकार की होती है: अग्नेय सेल, अपसादी सेल और कयांतरित सेल। आपको तीनों के बारे में हम डिटेल बता रहे हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन अग्नेय सेल के बारे में, फिर अपसादी के बारे में और फिर कयांतरित के बारे में। अग्नेय सेल, ठीक है। अग्नेय मतलब होता है आग ना, अग्नि लिखा है ना। अग्नेय मतलब समझ लो आग में क्या है वह सेल। सेल मतलब चट्टान ना। अग्नेय सेल मतलब आग से निर्मित जो चट्टान रहती है वह क्या कहलाती है? अग्नेय सेल कहलाती है। ठीक है, तो अग्नेय सेल के बारे में आप क्या लिखेंगे? यह सेल जो रहती है इसे प्राथमिक भूपर्पटी की क्या कहा जाता है? प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो भूपर्पटी की प्राथमिक सेल क्या कहलाती है? अग्नेय सेल। अग्नेय सेल कैसे निर्मित होती है? अग्नेय सेल जो रहती है ज्वालामुखी के विस्फोट से जो लावा निकलता है वह पृथ्वी के धरातल में फैल जाता है। उससे जो चट्टान निर्मित होती है या सेल बनती है वह क्या कहलाती है? अग्नेय सेल कहलाती है। तो अग्नेय सेल किससे निर्मित होती है? ज्वालामुखी विस्फोट में निकले लावा, है ना। लावा के कारण कौन सी सेल बनती है? अग्नेय। लावा मतलब आग होता है ना, आग। अग्नेय मतलब आग। तो ज्वालामुखी के लावा से जो सेल निर्मित होती है वह क्या कहलाती है? अग्नेय सेल। देखो ये कैसे होती है? मान लो ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर यहाँ गर्मी जब हो जाती है, गर्मी या गैसों का अंदर, पृथ्वी के अंदर हमारी गैसों का संचयन हो जाता है, बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है गैस। तो वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? यहाँ पे जमा होने लगती है। जब अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाती हैं तो वो एक रास्ता ऐसा देखती हैं चट्टान, और वहाँ से ज्वालामुखी ऐसा यहाँ रहता है क्या? आग का एक लावा बन जाता है। मतलब यहाँ पर गैसें एकदम एकत्रित होकर क्या बना लेती हैं? लावा बना लेती है। और ये लावा एक मार्ग से ऐसा चट्टान के रास्ते से होते हुए निकलता है और ये अपनी जो पृथ्वी है यहाँ से ऐसा फूट जाता है। ठीक है, तो कुछ लावा इस तरफ जाएगा और कुछ लावा कहाँ जाएगा? इस तरफ। तो ये जो लावा जहाँ जहाँ जाएगा कुछ समय पश्चात ये क्या हो जाएगा? ठंडा। जब ये लावा जो यहाँ से पृथ्वी के भूगर्भ से निकलता है और जब ये पृथ्वी पर आ जाता है और चारों ओर बिखर जाता है तो ये जल्दी ठंडा हो जाता है, और ठंडे होने के पश्चात ये जम जाता है, और जमने के पश्चात कौन सी सेल बन जाती है? अग्नेय सेल। ठीक है, अग्नेय सेल के बारे में बता दिया। यह प्राथमिक सेल है। इस सेल का निर्माण जो होता है ज्वालामुखी विस्फोट में निकले लावा के कारण होता है। ठीक है, अगली है अवसादी सेल। क्या है? अवसादी सेल। अवसाद क्या होते हैं? सबसे पहले अवसादी लिखा है, उसका मतलब अवसाद। अवसाद क्या कहलाते हैं आपको ये जानना जरूरी है ना। तो क्या होता है? वायु, हवा और हिमकणों के द्वारा, आपने देखा होगा कि जब नदी बहती है तो नदी के साथ साथ छोटे छोटे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं ना। तो वो ये है ना, वायु, हवा एवं हिमकणों द्वारा बहाकर लाए गए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जब
एक भूतल पर या भूपृष्ठ पर क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो ये क्या बना देते हैं, परत के ऊपर। मान लो ये कंकड़ पहले आए, फिर एक बार और आया, फिर नदी आई, फिर कंकड़ पत्थर आए, तो ये देखो परतों के रूप में क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो कंकड़ पत्थरों का परतों के रूप में जमा होना क्या कहलाता है, अवसाद बनेगा। देखो एक बार बता दे रहे हैं, वायु जल एवं हिमकणों द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ और पत्थर जो रहते हैं वह क्या हो जाते हैं, एक परतों के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, अवसाद। क्या कहा जाता है, अवसाद। अब देखो ये अवसाद बन गए, एक ही परतों के रूप में जमा हो गए। अब जब ये अवसाद जो बन जाते हैं, कुछ समय पश्चात जब होता है, ये गर्मी आती है, गर्मी या फिर दबाव के कारण पृथ्वी के ये जो परत रहती है ये क्या हो जाती है, ठोस रूप में बदल जाती है। गर्मी के दबाव के कारण ये जो परत रहती है वह किसे बना लेती है, ठोस रूप में बदल जाती है, और ये क्या बना लेती है, सेल बना लेती है। जब ये ठोस हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा, सेल, जिसे क्या कहा जाता है, अवसादिक सेल बन जाएगा। सबसे पहले अवसाद देखोगे, अवसाद क्या कहलाता है, वायु हिमकणों द्वारा बहाकर लाए गए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, ठीक है, समुद्र तल पर या भूपृष्ठ पर एक परत के रूप में जम जाते हैं, जिसे अवसाद कहा जाता है। ठीक है, अत्यधिक गर्मी के कारण या गर्मी के दबाव के कारण ये जो परत रहती है ये कैसी हो जाती है, ठोस हो जाती है, जिसे अवसादी सेल कहा जाता है। समझ जाएगा। अब अगला टॉपिक है कयांत्रित सेल। क्या है, कयांत्रित। कयांत्रित मतलब होता है परिवर्तित रूप, है ना। अब किसका परिवर्तित रूप, अग्नेय सेल और अवसादी सेल का परिवर्तित रूप क्या कहलाता है, कयांत्रित सेल। सिंपल सी परिभाषा है कि अग्नेय सेल और अवसादी सेल के रूप, रंग और गुणों में, ठीक है, अवसाद कौन कौन से, अग्नेय सेल और अवसादी सेल के रूप, रंग और गुणों में आंतरिक दबाव के कारण जो परिवर्तन होते हैं वह क्या कहलाते हैं, कयांत्रित सेल कहलाते हैं। समझाएगा। तो ये तीनों परिभाषा आपको बता दी है, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं तो आप कंप्लीट कर लेंगे, चाहो तो नोट्स बना लीजिए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्थलाकृतियों की विभिन्न प्रकारों को समझाइए। ठीक है, स्थलाकृति हमने बताया भूपृष्ठ या पृथ्वी, जमीन जो रहती है ना, जमीन का सबसे ऊपरी पृष्ठ बताया ना, भूपर्पटी, है ना। तो स्थलाकृतियों के प्रकार, स्थलाकृति की प्रकार, ये कई बार आपको पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्थलाकृति के प्रकारों का वर्णन कीजिए, या स्थलाकृति के प्रकार कौन कौन से आपको बताना है। ठीक है, हमारी पृथ्वी में कितनी प्रकार की आकृतियां पाई जाती है, स्थलाकृति मतलब स्थल में पाई जाने वाली आकृतियां। तो हमारी पृथ्वी में कौन कौन सी इस आकृतियां पाई जाती है। तो सबसे पहला है पर्वत। क्या है, पर्वत। दूसरा है पठार, और तीसरा है मैदान। ठीक है, तो ये तीन स्थलाकृतियां हैं जो हमारे कहाँ पाई जाती हैं, हमारी पृथ्वी में पाई जाती है। पहला है पर्वत, दूसरा है पठार, और तीसरा क्या है, मैदान। अब पर्वत क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं, और मैदान क्या होते हैं, आपको समझना है। बन जाएगा। तो क्वेश्चन में आता है स्थलाकृतियां जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, तो आप बता दें कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, पर्वत, पठार और मैदान। छोटी छोटी परिभाषाएं हम करा रहे हैं, समझेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए वीडियो। पर्वत क्या लिखा है, पर्वत। पर्वत क्या होते हैं आपको पता है कि जो धरातल की जो सतह रहती है, या समुद्र तल, समुद्र तल मतलब ये अपने पृथ्वी से भी नीचे। समुद्र कहाँ रहता है, समुद्र जो रहता है, समुद्र का जो तल रहता है वह अपनी पृथ्वी से कहाँ रहता है, नीचे। ठीक है, मान लो हमारी जमीन है जहाँ हम रहते हैं, और पानी जो रहता है नीचे भरा होता है ना, जमीन के नीचे तक। तो आप यहाँ पे है क्या, समुद्र तल। क्या है, समुद्र तल। इसके ऊपर बनेंगे पर्वत, और इसके नीचे बनेंगे पठार, और ये जो रहेगा क्या कहलाएगा, मैदान। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, ऊपर वाला पर्वत, और ये कहलाएगा पठार, और ये रहेगा क्या, मैदान। ठीक है, चलो अब पर्वत की बात करते हैं। तो समुद्र तल, नीचे दिख रहा ना समुद्र तल, समुद्र तल से लगभग
समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की गहराई पर। कितना? समुद्र तल से लगभग, यहाँ बता दें आपको, ये आपका समुद्र तल है, पानी भरा है ना, ये क्या कहलाएगा? समुद्र तल। ये है जमीन जहाँ आप रहते हैं, ठीक है। तो पर्वत क्या होते हैं? समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की गहराई ऊंचाई पर, है ना। समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत। क्या पाए जाते हैं? बन जाएगा, ठीक है। परिभाषा क्या है पर्वत की? समुद्र तल से मतलब यहाँ से भी नहीं, यहाँ से होनी, समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की गहराई ऊंचाई पर, 1000 मीटर की ऊंचाई पर क्या पाए जाते हैं? पर्वत। हो जाएगा। अब पर्वत कौन कौन से होते हैं? भारत में कौन कौन से पर्वत हैं? एक क्या है? हिमालय पर्वत, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? अरावली, विंध्याचल पर्वत। ऐसे आप एग्जाम पे करके लिख लेंगे कौन कौन से पर्वत, ठीक है। पठार क्या कहलाते हैं? पठार पृथ्वी का वह भूभाग होता है जो लगभग, जिसकी ऊंचाई जो रहती है समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा होता है और बाद में एक समतल सपाट मैदान बनाता है, ठीक है। आप पठार की परिभाषा लिख सकते हैं, जो कुछ ऊंचाई तक रहता है, मतलब कुछ ऊंचाई बनाता है तथा बाद में एक समतल आकृतियां बना देता है, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी बनाता है पठार? 600 मीटर। कितनी बनाता है? 600 मीटर। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? ठीक है, पृथ्वी का वह भूभाग जो समुद्र तल से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पर रहता है। कितना रहता है? समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई, ये यहाँ तक की ऊंचाई जो है समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई, ठीक है। ये समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई, ये जो यहाँ से रहेगा ये समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर क्या रहता है? ये पठार। क्या रहता है? पठार। और 600 मीटर की ऊंचाई पर ये समतल सपाट मैदान बनाता है, मतलब ऊपर कैसा रहता है? सपाट रहता है, इसलिए क्या कहलाता है? पठार। भारत में कई प्रकार के पठार, जैसे पामीर का पठार, लक्कड़ का पठार, सतपुड़ा का पठार, है ना, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मैदान क्या कहलाते हैं? धरातल के समतल समांतर भाग क्या कहलाते हैं? मैदान, ठीक है। धरातल के समान, ये अपनी जमीन है, जमीन मतलब होता है धरातल। क्या कहलाते हैं? धरातल। तो जमीन या धरातल के समतल सपाट भूभाग को क्या कहा जाता है? मैदान। धरातल के मतलब धरातल के जैसे ही समतल सपाट मतलब एक सा भूभाग क्या कहलाता है? मैदान। तो ये देखो आप मैदान लिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाता है? मैदान। अब देखो मैदान भी है, ये समुद्र तल से लगभग कितना ऊंचा रहता है? ये 350 मीटर, ठीक है। यह जो रहता है मैदान जो रहता है वह समुद्र तल से लगभग कितना ऊंचा रहता है? 350 मीटर में। बन जाएगा। स्थल आकृतियां क्या हैं? स्थल आकृतियां के तीनों प्रकार हमने बता दिए। पहला पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत जो रहते हैं समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। पठार जो रहते हैं समुद्र तल से कितना ऊंचाई पर रहते हैं? ये समुद्र तल से 600 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। और ऊंचाई पर जाने के बाद एक समतल सपाट आकृति बनाते हैं। धरातल की अवधि, मैदान कितनी ऊंचाई पर रहते हैं? 350 मीटर। यह समुद्र तल से 350 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं तथा धरातल के समान ही ये सपाट होते हैं। बन जाएगा। ये 3 आकृति हो गई। 3 हमने सैलों के बारे में पढ़ा, 3 स्थल आकृतियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब जो अपन को अगला टॉपिक पढ़ना है ज्वालामुखी के बारे में और बलन और भ्रंशन में क्या अंतर होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बलन और भ्रंशन को समझाइए। ये अपन अगली वीडियो में कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।